नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। बनास नदी का हम यहाँ पर टंटा ही खत्म कर देते हैं। आज देखिए, स्टार्ट से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें उद्गम स्थल को। ठीक है, उद्गम स्थल के बाद इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिवेणी संगम। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, वो भी इसी एक क्लास में। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो वो भी हम पढ़ेंगे डायग्राम से। एक बार अगर आप क्लास देख लोगे तो कभी भी बनास नदी को आप नहीं भूलोगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक ये जाती है। ये सभी को आपको पहले से ही पता होगा कि बनास नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। तो देखिए, बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है। वो निकलती है यहाँ से। कहाँ से? राजसमंद से। यहाँ राजसमंद में खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियों से क्या निकलती है? बनास नदी निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ बहने के बाद ये जाती है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा से ये अजमेर जाती है। अजमेर से ये टोंक जाती है। टोंक में फिर ये सवाई माधोपुर जाती है। और सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में ये चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वरम जो है, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। आप सभी को पता होगा, बनास, चंबल और सीप, तीन नदियां रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी तहसील में, तो ये खंडार खंडार तहसील है सवाई माधोपुर की, वहां पर प्रवेश त्रिवेणी संगम होता है इसका। थोड़ा सा ये बात भी और ध्यान रख लेना कि सवाई माधोपुर के अंदर आजकल क्योंकि डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि रामेश्वरम जो है वो किस तहसील के अंतर्गत आता है। तो वो खंडार तहसील के अंतर्गत ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इस मैप में बताया, क्योंकि अगर मैप अगर राजस्थान का आपका क्लियर होगा तो आप यहाँ पर भूलोगे नहीं। अगर पूछ ले कि राजस्थान की जो बनास नदी है वो कौन कौन से जिलों में बहती है या कितने जिलों में बहती है, तो वो याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आप सभी को भी पता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए, ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। पहले राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ आती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम से कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ से इसका संगम होता है वो यहाँ पर डिस्कशन किया। अब हम थोड़ा और जानते हैं डिटेल से। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये डायग्राम। थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा इसको कि कैसे इसको याद हम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको याद कैसे रखेंगे, किस प्रकार याद रखेंगे। एक बार अगर क्लास देखोगे तो आपके दिमाग में मेरा डायग्राम छप जाएगा। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये जो तो देखिए, इस डायग्राम से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें सहायक नदियां कौन सी है और कौन सी बाईं तरफ से गिनती है, कौन सी दाईं तरफ से आकर इसमें गिरती है। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बनास नदी की दाईं ओर से गिरने वाली नदी कौन सी है, बाईं ओर से गिरने वाली कौन सी नदी है। तो वो डिस्कशन करेंगे। इसमें कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी इस पर बांध है, सभी का डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये खमनोर की पहाड़ियां है राजसमंद, और ये खमनोर की पहाड़ियों से क्या निकलती है? बनास नदी निकलती है। बनास नदी सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़, मैंने ये बता दिया, भीलवाड़ा, फिर अजमेर आती है। और अजमेर से ये टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर और फिर चंबल नदी में ये मिल जाती है। कहाँ पर? रामेश्वरम में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। रामेश्वरम है ये खंडार तहसील है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। यहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, और चंबल, बनास और सीप ये तीनों क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो रामेश्वर में जो त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी के साथ, वो चंबल और सीप मिलकर बनाती है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि इसकी दाएं तरफ से कौन सी नदी गिरती है और बाएं तरफ से कौन सी गिरती है। अब देखिए, अब कैसे पहचानोगे कि इसकी बाएं तरफ से नदी कौन सी गिरती है और दाएं तरफ से कौन सी गिरती है? तो आप जहां से नदियां निकलती है उसकी तरफ हुआ करके खड़ा हो जाइएगा। जैसे बनास नदी यहाँ से निकल रही है तो मैं ऐसे इसकी तरफ खड़ा हो गया, यहाँ से निकल रही है तो ऐसे खड़ा हो गया। तो मेरा लेफ्ट साइड कौन सा है? ये। और राइट साइड कौन सा है? ये। तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा हो गया? ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। और ये इसका क्या हो गया? राइट साइड हो गया। तो ये क्या है? बेड़च नदी और जो मेनाल नदी है, ये तो बनास नदी में कहां से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। और देखिएगा, कोठारी नदी है, उसके बाद डाई नदी है, उसके बाद सहोदरा नदी है,
मासी नदी है, बांडी नदी है, मोरेल नदी है, ढूंढ नदी है, और एक और है काली सील नदी। कौन सी नदी? काली सील नदी। काली सील नदी ये इसमें क्या गिरती है दोस्तों? ये गिरती है बाईं साइड से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बाईं तरफ से कौन सी गिरती है और दाईं तरफ से कौन सी गिरती है। अब दाईं तरफ ये तो सरल है, दाईं तरफ से कौन सी नदियां गिरती है इसमें? एक तो बेड़च और एक मेनाल, दो ही नदियां बनास नदी में बाईं ओर से सॉरी दाईं ओर से गिरती है, बाकी की सभी कहाँ गिरती है? लेफ्ट साइड से, यानी बाईं तरफ से। ठीक है, तो ये बात मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो नदियां हैं वो अच्छी प्रकार से ध्यान में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो ये इसके ऊपर जो त्रिवेणी संगम है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं त्रिवेणी संगम की कि इस नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम कौन कौन से। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर टोंक में। टोंक के अंदर है वो ये नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? राजमहल टोंक में। कहाँ पर? राजमहल। राजमहल, राजमहल है, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर देखिए, बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? राजमहल टोंक के अंदर। तो राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी जो संगम बनाती है वो कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती है? डाई, बनास और खारी नदी मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? राजमहल टोंक के अंदर। अब यहीं पर एक और त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, वो कौन सा बनाता है? राजमहल टोंक के अंदर के बाद ये देवधाम, देवधाम, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया के अंदर भी टोंक के अंदर ये दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है यहाँ पर वो देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मासी नदी, बनास नदी और बांडी नदी, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, अब एक और त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है बनास नदी के ऊपर, वो कहाँ बनता है बताइए? वो बनता है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। उसको भी पढ़ते हैं। देखिए, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर इसमें तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है, उसको देखते हैं। ये देखिएगा, ये है बिंगोद, बिंगोद भीलवाड़ा, बिंगोद भीलवाड़ा। यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। वो त्रिवेणी संगम कौन सा बनता है उसको जानते हैं। देखिएगा, कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, वो देखिए। तो यहाँ पर एक तो बेडस नदी, ये देखो यहाँ पर आ ही रहा है, एक तो बेडस नदी बनती है, दूसरी बनास नदी होगी और तीसरी मेनाल नदी होगी। कौन सी? मेनाल नदी। तो बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर मेनाल, बनास और बेडस, ये तीनों नदियां क्या मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बनास नदी के ऊपर तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं, सॉरी चार त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक तो रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में बनता है जो चंबल, बनास और सीप मिलाती है। दो टोंक में बनते हैं, एक तो देवधाम जोधपुरिया और दूसरा राजमहल टोंक के अंदर। राजमहल टोंक के अंदर बनाती है डाई, बनास और खारी, और जो देवधाम जोधपुरिया के अंदर मासी, बनास और बांडी नदी मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर तीसरा जो चौथा जो बनता है वो बनता है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर मेनाल, बनास और बेड़च नदी मिलकर क्या बनाती है? चौथा त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों चारों त्रिवेणी संगम है वो आपको याद हो गए होंगे अच्छी प्रकार से। अब देखते हैं कि इस नदी के ऊपर कौन कौन से बांध स्थित है। बांध देखते हैं कि इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं बांध की अगर बात करूं तो देखिए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो बांध है वो कौन सा बांध है? चित्तौड़गढ़ में जो बांध है वो है मातरकुंडिया बांध। कौन सा बांध? मातरकुंडिया। मातरकुंडिया जो बांध है वो चंबल नदी के ऊपर, सॉरी बनास नदी के ऊपर है, वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अब दो और बांध है राजसमंद में, जहां से इसका उद्गम होता है। राजसमंद में इसके ऊपर दो बांध है। कौन कौन से? एक तो नंद समंद। कौन सा? नंद समंद। एक तो नंद समंद बांध है और दूसरा जो बांध है वो है बघेरी नाका। कौन सी? बघेरी नाका। ये दो बांध इसके ऊपर राजसमंद में। कौन कौन से? एक तो नंद समंद, दूसरा बघेरी नाका। ये दो बांध कहाँ है? राजसमंद में है। एक कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया बांध। अब दो बांध है वो टोंक के अंदर है। टोंक जो है, इस टोंक में भी क्या है? दो बांध है।
कितने बांध है यहाँ पर? 2 बांध है। कौन कौन से? एक तो है इसरदा बांध। कौन सा? इसरदा बांध। एक तो है इसरदा बांध और दूसरा बांध है यहाँ पर बिसलपुर बांध। कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। ओके, ये 2 बांध और यहाँ पर है इसके ऊपर। तो देखिए टोटल कितने बांध हो गए? 2 तो टोंक में है। कौन कौन से? एक तो इसरदा बांध और एक बिसलपुर बांध है, वो टोंक में है। इसके ऊपर? बनास नदी के ऊपर। ठीक है, एक कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। वो कौन सा है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया। और 2 क्या है? राजसमंद में है। कौन कौन से? एक तो नंदसमंद और एक बगेरी नाका। 2 बांध कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। तो टोटल ये बांध हो गए। अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है बनास नदी का वो कितना है। तो बनास नदी का जो दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र देखते हैं। इसकी सबसे पहले मैं बता देता हूँ बनास नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई जो है बनास नदी की वो कितनी है? तो कुल लंबाई जो है बनास नदी की वो है 512 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 512 वर्ग किलोमीटर बनास नदी की कुल लंबाई है। और अब राजस्थान में जो ये प्रवाहित होती है वो 480 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। 480 वर्ग किलोमीटर में ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। ठीक है, सॉरी, किलोमीटर में प्रवाहित होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो बनास नदी है, इस बनास नदी का जो बनास नदी जो है, इस बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? बनास नदी का अगर आपसे पूछ ले जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों वो है 46,570 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46,570 वर्ग किलोमीटर क्या है? बनास नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है। अगर इसकी बात करें कि परसेंटेज में आपसे पूछ ले तो 27.783 या 783 जो होगा 27 दशमलव समथिंग इसका क्या है? प्रतिशत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये है बनास नदी की थोड़ी सी जानकारी। जो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से अलग नहीं जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन इसको ही मैं आपको अपने खुद के डायग्राम पे समझाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा बनास जो नदी है, बनास नदी है ये कहाँ से निकलती है? बनास जो नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़ आती है। कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आने के बाद ये कहाँ जाती है? राजसमंद में जाती है। कहाँ जाती है? सॉरी, कहाँ पर जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। कहाँ जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा के बाद ये कहाँ जाती है? अजमेर जाती है। अजमेर जाने के बाद ये कहाँ आती है? टोंक आती है। कहाँ आती है? टोंक में आती है। और टोंक के बाद ये कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में। कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में। तो ये है इसका प्रवाह क्षेत्र। अब बात करें कि जो बनास नदी जो है, इस बनास नदी जो यहाँ से निकलती है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर। अगर राजस्थान में पूछे तो कितनी है? 480 किलोमीटर में ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। अगर ये पूछे कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण जो क्षेत्र है इसका वो है 46,570 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46,570 किलोमीटर में ही प्रवाहित होती है। अगर प्रतिशत पूछे तो 27.83 या समथिंग होगा कुछ भी, तो ये इतने वर्ग किलोमीटर में यहाँ प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछे कि बनास नदी जो है, इस बनास नदी के ऊपर किनारे पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? किनारे पर जो इसके शहर है वो कौन कौन से? किनारे पर शहर बात करते हैं तो इसके ऊपर 4 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो मातृकुंडिया, मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मातृकुंडिया। दूसरा इस पर बसा हुआ है नाथ द्वारा। कौन सा? कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा। और 2 इस पर बसे हुए, एक तो रेल मगरा, रेल मगरा, और एक बिसलपुर, बिसलपुर। ये 4 जो है वो इसके किनारे पर बसे हुए शहर है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बनास नदी है इसके ऊपर सबसे पहले त्रिवेणी संगम बात करते हैं। तो देखिए टोंक, टोंक के अंदर त्रिवेणी जो संगम है वो 2 त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, पहला बनाती है राजसमंद के अंदर,
सॉरी राजमहल के अंदर, राजमहल की टॉप में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। वो कौन कौन सी नदियां बनाती है? पहले तो डाई डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी। ये त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ पर? राजमहल टोंक के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनाती है ये बनाती है देवधाम के अंदर। देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर ये क्या बनाती है? दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर नदी कौन सी है वो देखिएगा। तो यहाँ पर एक तो मासी नदी, एक बांडी नदी और एक बनास नदी, ये तीनों क्या बनाती है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी? मानसी, बांडी और बनास त्रिवेणी संगम बनाती है टोंक में। राजमहल टोंक और देवधाम जोधपुरिया के अंदर दो त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक देखिए सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर चंबल नदी, सीप नदी और बनास नदी, ये तीनों क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल, सीप और बनास त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वरम का है सवाई माधोपुर में। तहसील पूछिए तो खंडार तहसील है, खंडार तहसील के अंदर ये बनता है। चौथा जो इसमें त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है यहाँ पर मतलब बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर इसमें त्रिवेणी संगम बनता है, वो तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियां मिलती है यहाँ पर? तो देखिएगा कौन कौन सी नदियां मिलती है। एक तो बेडच नदी मिलती है, बेडच से बै दूसरा ध्यान रखेंगे तो बनास नदी, और एक मे से मेनाल। इसको याद क्या रखोगे कि बनास में बेडच मिलती है, बनास में बेडच मिलती है। तो देखिए बनास में बनास का बनास हो गया, मे से मेनाल हो गया और बेडच से बेडच हो गया। तो बनास में बेडच मिलती है। ये तीनों यहाँ पर त्रिवेणी संगम इसका बनता है। अब देखते हैं कि बांध इसमें कौन कौन से बांध है। बनास नदी के ऊपर सबसे पहले पढ़ते हैं राजसमंद के अंदर कौन कौन से बांध है। तो बनास नदी में राजसमंद के अंदर दो बांध है। कौन कौन से? एक तो बांध है यहाँ पर नंद संबंध। कौन सा? नंद संबंध बांध। दूसरा जो यहाँ पर बांध है वो है बघेरी नाका। कौन सा बांध? बघेरी नाका। तो ये दो बांध है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। किसके? बनास नदी के ऊपर। दूसरे अगर बात करें तो टोंक, इस टोंक के अंदर भी यहाँ पर दो बांध है। एक तो है इसरदा बांध। कौन सा बांध? इसरदा बांध। और दूसरा जो है वो है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। ये दो बांध है वो कहाँ है? टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है। एक और बांध इसके ऊपर है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बांध है वो है मातृकुंडिया बांध। ये भी कहाँ है? बनास नदी के ऊपर है। तो ये टोटल इसके ऊपर क्या है? बांध स्थित है। ठीक। अब चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, इसमें बाईं ओर से कौन सी नदी गिरती है और दाईं ओर से कौन सी नदी गिरती है वो देखते हैं। तो ये देखिए चंबल नदी के अगर आप बात करोगे या कौन सी भी नदी की बाएं और दाईं तरफ की बात करोगे तो जहां से नदी निकलती है आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। जैसे चंबल नदी यहाँ से निकल रही है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ये मेरा राइट साइड हो गया। तो यहाँ पर जो नदियां निकलेगी वो तो निकलेगी राइट साइड वाली। तो यहाँ पर दो नदियां निकलती है, एक तो मेनाल नदी निकलती है और एक निकलती है बेडच नदी। तो दाईं तरफ से दो नदियां निकलती है, वो कौन सी? एक तो मेनाल और बेडच, यानी मेनाल और बेडच नदियां हैं वो बनास नदी में दाईं ओर से गिरती है। और बाकी की जो नदियां हैं जैसे बांडी नदी है, बांडी, खारी, ढूंढ नदी, कालीसील नदी, कोठारी नदी, ठीक है, मेनाल नदी, सॉरी मोरेल नदी, ये जो नदियां हैं ये इसमें बाईं ओर से मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी किसके नदी के ऊपर? बनास नदी के ऊपर, जो मैंने आपको पहले उस डायग्राम से समझाया और अब मैंने आपको इस डायग्राम से इसको फिर से क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार आपने इसको देख लिया तो एक बार और देख लीजिएगा, तो आप इसको फिर भी कभी नहीं भूलोगे, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।